अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जमात चारम की माहौलियाती मुतालिया किताब से 4 असबाक़ के अहम पॉइंट जानेंगे जो कि टीएस टेट इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम रहेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक ही वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अहम पॉइंट जानने के लिए प्ले स्टोर पर हमारा ऐप दस्तयाब है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आपको एक ही वीडियो में तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट नज़र आएंगे और दूसरी बात इंशाल्लाह उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको शेयर की जाएगी। तो चलिए हमारे चाहरुम से 4 असबाक़ के अहम पॉइंट जानते हैं। माजी में ख़ानदान थे, या फिर ऐसे भी हो सकता है माजी में ख़ानदान हुआ करते थे। उसका जवाब यहाँ पर देखें, मुश्तरिका। दोस्तों, मुश्तरिका ख़ानदान उसे कहते हैं जिनमें माँ बाप, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी और बच्चे होते हैं। इसको मुश्तरिका ख़ानदान कहते हैं, यानी जॉइंट फैमिली। दोस्तों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, मौजूदा दौर में ख़ानदान है। तो दोस्तों जवाब ये रहा, देखें, इनफरादी। दोस्तों, इनफरादी ख़ानदान से मुराद माँ बाप और बच्चे, इनको मिलाकर ही इनफरादी ख़ानदान कहा जाता है। दोस्तों, आप इसको भी याद रखें, ऐसा ख़ानदान जो माँ बाप और बच्चों पर ही मुश्तमिल होता है उसे क्या कहते हैं। सवाल ऐसे भी हो सकता है, तो हमारा जवाब देखें, इनफरादी। या फिर ऐसा जवाब में ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शंस में वहाँ पर इनफरादी अगर वहाँ पर नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में ये जवाब ज़रूर रहेगा, न्यूक्लियर ख़ानदान। अगर आपको ऑप्शन में इनफरादी दिया गया है तो इनफरादी को आप चॉइस करेंगे। अगर इनफरादी वहाँ पर नहीं दिया गया है तो न्यूक्लियर दिया जाएगा, आप न्यूक्लियर को चॉइस करना पड़ेगा। यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, पहले सबक से ये 2 ही अहम पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। तो चलिए दूसरे सबक की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सबक देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के खेल के उसूल, या फिर मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल उसूल। दोस्तों, इसमें से जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे सवालात की शक्ल में, और जवाबात भी दिए जाएंगे। आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है, यहाँ पर देखें, कबड्डी के हर टीम में खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस जवाब से हर कोई वाकिफ़ ही होंगे कि कबड्डी के हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर जवाब देखें, कबड्डी के हर टीम में 7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल देखें, इस लाइन को छूने पर आउट करार दिया जाता है। दोस्तों, कबड्डी में वो कौन सी गेम है जिसको छूने पर आउट करार दिया जाता है। तो जवाब देखें, डेड लाइन, यानी जब कोई फील्डर इसको छूता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। इसको अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद तीसरा सवाल देखें, कबड्डी में इतने अंपायर होते हैं, यानी यहाँ पर अंपायर्स की तादाद पूछी गई है, ये भी हमें याद रखना होगा। कबड्डी में अंपायर की तादाद देखें, यहाँ पर कबड्डी में अंपायर की तादाद 2 होती हैं। उसके बाद चौथा सवाल देखें, सड़क पर जो सफ़ेद और सियाह पट्टियाँ होती है इसको कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खेल और उसूल में हर चीज़ के उसूल होते हैं। इसी तरीके से बयान करते हुए यहाँ पर ट्रैफिक के कुछ उसूल बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी जोड़ दिया गया है कि सड़क पर जो सफ़ेद और सियाह पट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमें जवाब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा होगा कि सिग्नल पर सफ़ेद और सियाह पट्टी यानी काली पट्टी होती है, उसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। उसके बाद देखें, मेरी कौम का ताल्लुक़ इस खेल से है, यानी सबक में चंद ऐसे मायानाज यानी मशहूर खिलाड़ियों का ज़िक्र किया गया है जो मुख्तलिफ़ खेलों से इनका ताल्लुक़ है, और इन खिलाड़ियों ने हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इससे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो देखें, ये सवाल ये था कि मेरी कौम का ताल्लुक़ इस खेल से है, या फिर ऐसे भी हो सकता है मेरी कौम का ताल्लुक़ किस खेल से है। तो जवाब देखें, यहाँ पर बॉक्सिंग, यानी मेरी कौम का ताल्लुक़ बॉक्सिंग से है। सवाल ऐसे भी हो सकता है बॉक्सिंग का ताल्लुक़ इस खिलाड़ी से है।
तो हमारा जवाब रहेगा मेरी कौम। उसके बाद अगला सवाल देखें, विश्वनाथ आनंद का ताल्लुक़ इस खेल से है। दोस्तों वैसे तो विश्वनाथ आनंद को बहुत सारे लोग जानते हैं, वो किस खेल से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए जवाब भी जानते हैं। विश्वनाथ आनंद का जो ताल्लुक़ था इस गेम से था चेस। विश्वनाथ आनंद ऐसे एक माहिर खिलाड़ी हैं जो चेस में महारत रखते हैं। उसके बाद देखें दूसरा सवाल, साइना नेहवाल का ताल्लुक़ इस खेल से है। तो दोस्तों जवाब ये रहा आपके सामने, बैडमिंटन। साइना नेहवाल का ताल्लुक़ बैडमिंटन से है। उसके बाद सवाल देखें, सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक़ इस खेल से है। वैसे तो सानिया मिर्ज़ा को हर कोई जानता है कि सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक़ किस खेल से है। जवाब देखें, टेनिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, गगन नारंग का ताल्लुक़ इस खेल से है। दोस्तों जवाब देखें, गगन नारंग का ताल्लुक़ राइफल शूटिंग से है। अगला सवाल देखें, कर्णम मल्लेश्वरी का ताल्लुक़ इस खेल से है। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी का जो ताल्लुक़ है उस खेल का नाम यहाँ पर देखें, वेट लिफ्टिंग। उसके बाद अगला सवाल देखें, कोनेरो हिम्पी का ताल्लुक़ इस खेल से है। उनका भी ताल्लुक़ चेस से था। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि टेट इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सवाल देखें, खेल के इख्तिताम पर खिलाड़ियों का एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी खेल के इख्तिताम के बाद एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं या फिर बगलगीर होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हम जज्बा खैर सगाली कहते हैं। आंसर देखें, जज्बा खैर सगाली। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये आप अच्छे से जहन में रखें, बहुत ही अहम सवाल है और जवाब है, आप इसको अच्छे से याद रखें। खैर सगाली किसे कहते हैं, सवाल ऐसे भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पर एक दूसरे से मिलना या फिर एक दूसरे को मुबारकबाद देना या फिर मुसाफा करना, बगलगीर होना, इन में से कोई भी आपको ऑप्शंस में मिल जाए तो आप उसको ही चुनेंगे, आप उसको ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल और उसूल में आखिर में बहुत ही अहम पॉइंट्स है, इसको भी आप याद रखें। हमारी क्रिकेट टीम ने इस साल आलमी कप जीता। दोस्तों जवाब में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम यानी इंडियन क्रिकेट टीम 2 मरतबा आलमी कप जीता है, यानी 2 मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। लेकिन किताब में जिसका जिक्र किया गया है वो यहाँ पर आंसर देखें, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। और आपको बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, 1983 में कपिल देव की क़यादत में इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली मरतबा आलमी कप जीता और दूसरा आलमी कप 2011 में जीता गया जो महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में था। तो दोस्तों ये रहा हमारा जवाब। उसके बाद हम जानेंगे मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल उसूल, सबक के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर। दोस्तों ये बहुत ही अहम सबक है, इसमें से सवालात पिछले टेट इम्तिहान में किए जा चुके हैं यानी 2017 के टेट में। तो दोस्तों अहम पॉइंट्स जो हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखें पहला यहाँ सर सवाल ये निकल कर आता है, मगरमच्छ या छिपकली के कान यहाँ होते हैं। तो हमारा जवाब रहेगा सर के ऊपर 2 सुराख। दोस्तों आपने देखा होगा कि मगरमच्छ और छिपकली को कान नज़र नहीं आते बल्कि सर के ऊपर 2 सुराख पाए जाते हैं जो उनके लिए सुनने में मदद देते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, परिंदों के कान यहाँ होते हैं। तो जवाब रहा ये आपके सामने, सर के दोनों जानिब बाल से ढके हुए। परिंदों के जो कान होते हैं सर के दोनों जानिब पाए जाते हैं और बाल से ढके हुए होते हैं।
उसके बाद तीसरा सवाल देखें, सांप को कान नहीं होते, वो इसके ज़रिए आवाज़ को महसूस करता है। दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको नोट करें। सांप को कान नहीं होते, वो इसके ज़रिए आवाज़ को महसूस करता है। सांप जिल्द के ज़रिए आवाज़ को महसूस करता है, यानी सांप की जिल्द इर्तियाश के ज़रिए आवाज़ की शिनाख्त करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं उनके जिल्द पर बाल होते हैं और ये देते हैं। दोस्तों सवाल को समझें, जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं और जिल्द पर बाल पाए जाते हैं, ऐसे जानवर क्या देते हैं? तो हमारा जवाब ये रहेगा और किताब में भी यही बतलाया गया है। जवाब देखें, ऐसे जानवर बच्चे देते हैं। उसके बाद देखें दूसरा सवाल, उसके बाद देखें, जिन जानवरों के कान नज़र नहीं आते हैं उनके जिल्द पर होते हैं और ये देते हैं। दोस्तों हमने पिछले सवाल में ये जाना था कि जिनके कान नज़र आते हैं और जिल्द पर बाल होते हैं, लेकिन इस सवाल में देखें, जिन जानवरों के कान नज़र नहीं आते और उनकी जिल्द पर होते हैं, ऐसे जानवर क्या देते हैं? तो हमारा जवाब रहेगा अंडे। उसके बाद देखें, जानवरों की इस खासियत के बिना हम कह सकते हैं कि वो किस तरह बच्चा पैदा करते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये रहा, कान और जिल्द की खासियत देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह बच्चे पैदा करते हैं, यानी अंडे देते हैं या फिर बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, अंडे देने वाले जानवरों को कहते हैं। दोस्तों जो भी जानवर अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? जवाब देखें, बैज़ा, यानी अंडे देने वाला जानवर। उसके बाद देखें, बच्चे देने वाले जानवरों को कहते हैं। बहुत ही अहम सवाल और जवाब है दोस्तों, ये रहा उसका जवाब, यानी बच्चे देने वाले जानवर को हम बच्चेज़ा कहते हैं। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी सवाल और इस सबक का भी आखिरी सवाल ये रहा, ये जानवर जो बहुत सालों पहले मौजूद थे जो अब नहीं है। दोस्तों जवाब देखें, ये रहा डायनासोर। दोस्तों ये थे 3 असबाक़ और 3 असबाक़ के अहम नुकात। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ वीडियो बनती है। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चौथा सबक जमात चहारुम की माहौलियाती मुतालिए किताब से जानवरों की तर्ज़ ज़िंदगी हयाती तनों, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, क्योंकि पिछले अगर टेट इम्तिहान का पर्चा आप उठाकर देखेंगे तो 5 सवालात जानवरों से किए जा चुके हैं, यानी जानवरों से मुताल्लिक़ हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी अहम पॉइंट्स हैं हम उसको सवाल और जवाब की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब टेट इम्तिहान में सवाल पूछे जाते हैं तो एक करेक्ट आंसर होता है, बाकी के 3 ऑप्शंस गलत होते हैं। तो हमारा मेन फोकस ये रहे कि हमारा असल मकसद है जवाब जानना, और जवाब क्या सही है वो समझना, वो जानना। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल, जंगलों में हाथी इस शक्ल में होते हैं। दोस्तों ये जानवरों की तर्ज़ी ज़िंदगी और हयाती तनु सबक सी-टेट का प्रिपरेशन करने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि सी-टेट के सिलेबस में ये सवालात, ये जवाबात पिछले टेट इम्तिहान का अगर पेपर उठा कर देखेंगे आप सी-टेट का, उसमें भी आपको ये सवालात मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा जवाब ये रहेगा, जंगलों में जो हाथी शक्ल में जिस शक्ल में पाए जाते हैं उसका जवाब देखें, झुंड की शक्ल में। हाथी अलहदा नहीं रहते बल्कि झुंड की शक्ल में होते हैं। तो दोस्तों ये रहा जवाब। उसके बाद देखें, एक झुंड में तकरीबन इतने हाथी होते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल ये था कि जंगलों में हाथी किस शक्ल में होते हैं, तो जवाब था कि झुंड की शक्ल में। अब जो झुंड होता है उसकी तादाद कितनी होती है,
ये भी बहुत ही अहम सवाल है। वो झुंड की तादाद देखें यहाँ पर जवाब 10-12। हाथियों की जो झुंड की तादाद होती है उसमें 10-12 हाथी होते हैं, उसी को हम हाथी झुंड शक्ल कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाथियों के झुंड में इनकी अक्सरियत होती है। दोस्तों जो हाथियों का झुंड होता है उसमें किसकी तादाद ज़्यादा होती है, यानी नर हाथी या फिर मादा हाथी की? तो दोस्तों जवाब देखें यहाँ पर, मादा हाथी यानी फीमेल हाथी की तादाद झुंड में ज़्यादा होती है। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें ज़्यादा तादाद मादा हाथी की होती है। अगला सवाल देखें, नर हाथी इतने साल तक झुंड में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग में मिस्टेक हुई है। दोस्तों नर हाथी इतने साल तक यानी कितने साल तक वो झुंड में रहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, 15 साल। 15 साल तक नर हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद अलहदगी यानी अलहदा ज़िंदगी गुजारना वो पसंद करते हैं। उसका वक्फा जो है 15 साल, यानी 15 साल तक वो झुंड में ही ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं। 15 साल के बाद वो झुंड से दूरी इख्तियार करते हैं। हाथियों की झुंड की रहबरी करती है, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, हाथियों के झुंड की रहबरी करता है। तो दोस्तों हमारा जवाब देखें, यानी जो हाथियों के झुंड की तादाद है, हमने जाना कि हाथियों के झुंड की तादाद 10-12 होती है। तो उन हाथियों की झुंड की रहबरी कौन करते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है और जवाब है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दोस्तों जवाब देखें, बड़ी उम्र की हथनी। झुंड में जो मादा हाथियों की तादाद ज़्यादा होती है उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा होती है यानी बड़ी उम्र होती है, वही उम्र की हथनी यानी मादा हथनी फीमेल हाथी इसकी रहबरी करते हैं। इनकी ज़ेरे सरपरस्ती में तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखें, ये परिंदों में सिर्फ नर ही घोंसला तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परिंदों में मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदे आते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा परिंदा है जिसमें सिर्फ नर ही घोंसला तैयार करते हैं? यानी घोंसला तैयार करने में मादा परिंदे हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ नर ही हिस्सा लेते हैं। वो कौन सा परिंदा है? तो दोस्तों जवाब देखें, बिया। बिया नामी परिंदा, यानी ये ऐसे परिंदे हैं इसमें सिर्फ नर ही परिंदे घोंसला तैयार करते हैं। और उसका दूसरा नाम है, दोस्तों आपको ऑप्शन में बिया अगर नहीं नज़र आया तो वहाँ पर क़याद नज़र आएगा। यानी बिया परिंदे को हम क़याद से भी जानते हैं, यानी क़याद नाम से भी जानते हैं। ये भी आप अच्छे से जहन में रखें। दोस्तों उसके बाद बहुत ही अहम सवाल जो कि हमारी रियासत तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। देखें सवाल, तेलंगाना का रियासती परिंदा कौन सा है? या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है, हमारी रियासत का परिंदा कौन सा है, यानी रियासती परिंदा। दोस्तों आप जानते हैं कि कौमी परिंदा यानी हमारे हिंदुस्तान का कौमी परिंदा, भारत का कौमी परिंदा मोर है। उसी तरीक़े से रियासती परिंदा कौन सा है, ये सवाल बहुत ही अहम है। ये सवाल पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से नोट पे रखें। तो जवाब देखें यहाँ पर, नीलकंठ, या फिर इसको हम तेलुगु में कहेंगे पाला पिट्या। दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज के तौर पर ये बात आप याद रखें, ये जो पाला पिट्या है, दशहरा त्यौहार के मौके पर नीलकंठ को देखना तेलंगाना के तमद्दुन का एक हिस्सा है। बाज़ लोग नीलकंठ को देखने को खुशहाली और खुशबख्ती समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। देखें, माहिर इल्म त्यूर इन्हें कहा जाता है या फिर माहिर इल्म त्यूर इन्हें कहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, डॉक्टर सालिम अली को माहिर इल्म त्यूर कहा जाता है। आप अच्छे से जहन में रखें, डॉक्टर सालिम अली को माहिर इल्म त्यूर कहा जाता है।
तो दोस्तों अब आपके जहनों में ये सवाल आ रहा है कि इल्म तय्युर किसे कहते हैं। तो चलिए अगला जो अहम पॉइंट्स है अगर हम वो जानते हैं तो हमें इल्म तय्युर किसे कहते हैं वो भी मालूम हो जाएगा और डॉक्टर सालिम अली कौन है वो भी हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला पॉइंट, इल्म तय्युर किसे कहते हैं। दोस्तों हमने पिछले अहम पॉइंट्स में ये जाना कि डॉक्टर सालिम अली हैं इल्म तय्युर यानी माहिर इल्म तय्युर। तो अब यहाँ पर अहम पॉइंट ये निकल कर आता है कि इल्म तय्युर किसे कहते हैं, ये भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो जवाब देखें यहाँ पर, इल्म तय्युर उसे कहते हैं, जवाब देखें, परिंदों का इल्म या फिर परिंदों के बारे में जानना, इसी को हम इल्म तय्युर कहते हैं। दोस्तों डॉक्टर सालिम अली इन्होंने परिंदों के बारे में काफ़ी साइंसी मुतालिया किया था और हिंदुस्तान के मशहूर माहिर इल्म तय्युर में इनका शुमार किया जाता है। उन्होंने परिंदों के बारे में बहुत सारी तहक़ीक़ात की थी और किताबें भी लिखी और इनके कारनामों पर इनको बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया गया था, यानी इनके कारनामों को बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया गया। उन्होंने कई अवार्ड हासिल किए। तो दोस्तों ये था इसका जवाब और डॉक्टर सालिम अली की मुख्तसर सी तारीफ़ और मुख्तसर सा जवाब। तो चलिए हम अगले एक सवाल की जानिब बढ़ते हैं, अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। परिंदे मादूम होने की वजह ये है। दोस्तों सवाल को समझें, परिंदे मादूम होने की वजह क्या है। परिंदों की तादाद में दिन ब दिन कमी वाक़ई होती जा रही है, दिन ब दिन उनकी तादाद में कमी वाक़ई होती जा रही है, घटती जा रही है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहात क्या है, ये बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों। आप इसको नोट कर रखें, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जवाब देखें, रेडियाई लहरें। दोस्तों ये रेडियाई लहरें क्या है, जो सेलफ़ोन का टावर होता है उससे निकलने वाली जो लहर है उसको ही हम रेडियाई लहर कहते हैं, जिसकी वजह से चिड़ियाँ मादूम होने लगी हैं, परिंदे मादूम होने लगे हैं। दरख्तों के काटने की वजह से, फसलों पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव की वजह से कई किस्म के परिंदे मादूम होते जा रहे हैं। ये था इसका जवाब। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल यानी अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। मादा डिकोरी ये बनाते हैं। दोस्तों जो डिकोरी होती है, यानी यहाँ पर देखें, सवाल समझने की कोशिश करें, यानी अहम पॉइंट समझने की कोशिश करें। मादा डिकोरी ये बनाते हैं। दोस्तों मादा डिकोरी घरौंदे बनाते हैं। दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा, मादा डिकोरी को हम दूसरे नाम से ये जानते हैं, दूसरा नाम मादा डिकोरी का डेम्बोर। आपको डिकोरी की जगह का पर अगर डेम्बोर दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, डेम्बोर ये बनाते हैं, तो तब भी हमारा जवाब यही रहेगा, घरौंदे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। सवाल देखें, शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता इससे तैयार करती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि शहद की मक्खियाँ होती है और छत्ता होता है, तो किससे तैयार किया जाता है, यानी मक्खियाँ किससे तैयार करती हैं, ये सवाल बहुत ही अहम है। तो दोस्तों जवाब देखें, लुआब के ज़रिए। दोस्तों आपने देखा कि जो शहद की मक्खियाँ होती है वो छत्ता किस तरीके से बनाती हैं, लुआब की मदद से, लुआब के ज़रिए वो छत्ते को तैयार करते हैं। दोस्तों लुआब उसे कहते हैं जो ज़ुबान से निकलने वाली नमी या फिर कहें रुतूबत, उसी को हम लुआब कहते हैं। उसकी मदद से शहद की मक्खियाँ छत्ता तैयार करती है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों सबक में चूंटियों का आ गया है। आपको ये बात मालूम ही होगी कि चूंटियों में बहुत सारी चूंटियाँ होती हैं जो समाजी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि इंसान के लिए एक बेमिसाल है और काम को तकसीम के ज़रिए बखूबी से वो अंजाम देती हैं। तो चूंटियों में जो अक़साम में देखें, मज़दूर चूंटी होती है, नर चूंटी, मादा चूंटी और रानी चूंटियाँ।
ये चूंटियाँ अपना काम डिवाइड कर लेती हैं, यानी तकसीम कर लेती हैं। तो चलिए जानेंगे हम उनके बारे में। तो पहला सवाल देखें, ये अंडे देती हैं, यानी चूंटियों में कौन अंडे देते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो जवाब देखें यहाँ पर, मादा चूंटियाँ। दोस्तों एडिटिंग में कुछ मिस्टेक हुई हैं, बराए मेहरबानी आप उसे नज़रअंदाज करें, क्योंकि बहुत मुश्किलात के साथ वीडियो तैयार हो रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जवाब देखें, मादा चूंटियाँ, यानी मादा चूंटियाँ ही अंडे देती हैं। उसके बाद देखें दूसरा सवाल, मज़दूर चूंटियाँ ये काम अंजाम देती हैं, यानी मज़दूर चूंटियाँ जो होती हैं वो कौन सा काम अंजाम देती हैं। सवाल ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही आपसे ये कहा कि चूंटियों में जो काम का नज़्म व नस्ख है वो डिवाइडेड होता है, यानी वो काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं मज़दूर चूंटियाँ कौन सा काम अंजाम देती हैं। बिल तैयार करना, छोटी उम्र के बच्चों को ग़िज़ा फ़राहम करना और उनकी हिफाजत करना, ये तमाम काम मज़दूर चूंटियों के ज़िम्मे होता है, यानी ये तमाम काम मज़दूर चूंटियाँ अंजाम देती हैं। दोस्तों सवाल ऐसे भी हो सकता है, बिल तैयार करना, यानी चूंटियों में बिल तैयार करना कौन सी चूंटी का काम होता है। तो आपका जवाब रहेगा मज़दूर चूंटी। सवाल किस तरीक़े से भी पूछे जाए, हमें पहले सवाल समझने की ज़रूरत होती है। पहले सवाल को समझें, उसके बाद जवाबात में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको पढ़ें और आराम इत्मीनान के साथ सही जवाब पर निशान लगाएं, यानी सही जवाब को सिलेक्ट करें। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। चूंटियाँ ग़िज़ाई अशिया को इसकी मदद से टुकड़े करती हैं। दोस्तों जो भी खाने की चीज़ चूंटियों को मिलती है वो किसकी मदद से टुकड़े करती है, तो जानेंगे। देखें यहाँ पर जवाब, दांतों की मदद से। आपने देखा होगा कि चूंटियों के कतारें जो होती हैं उसमें वो लोग अपनी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर कर अपनी बिलों तक लेकर जाते हैं। अब जब खाने की बारी आती है तब वो उस ग़िज़ाई अशिया के टुकड़े करते हैं और वो टुकड़े अपने दांतों के ज़रिए, यानी अपने दांतों की मदद से उस ग़िज़ाई अशिया के टुकड़े करते हैं। तो चले जानेंगे अगला सवाल, यानी अहम पॉइंट अगला कौन सा है। देखें, चूंटियाँ अपने घर से जाते वक्त एक किस्म का बू का मादा खारिज करती है, उसकी वजह क्या है। दोस्तों इसके दो सवालात बनते हैं। देखें मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि चूंटियाँ एक मादा खारिज करती हैं, यानी एक बू का मादा खारिज करती हैं, उसकी वजह क्या है। सवाल ऐसे भी हो सकता है। तो दोस्तों जवाब देखें यहाँ पर, खारिज शुदा मादे में एक किस्म की बू होती है जिसकी मदद से वो बिलों को वापस जाती है। दोस्तों जब चूंटियाँ घर से निकलती हैं तो एक किस्म की बू का मादा खारिज करते हैं, जिसकी मदद से वो लोग जब फिर घर रिटर्न आते हैं, यानी घर को वापस आते हैं, तो वो बू की मदद से फिर से वो लोग आसानी के साथ बिलों की तरफ पहुंचते हैं, यानी बिल की तरफ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। तो देखें अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने, चूंटियाँ आपस में एक दूसरे से इसलिए टकराती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि चूंटियों की जो कतार होती हैं, चूंटियों की कतार में वो एक चूंटी, यानी अपने अपोजिशन में जो चूंटी आती है, यानी अपने अपोजिट में रूबरू में, उस चूंटी से टकराती है। उस चूंटी से टकराने के बाद वो चूंटी आगे बढ़ती है। तो उसके वजूहात क्या हैं। तो दोस्तों उसके वजूहात ये हैं, देखें यहाँ पर, रास्तों से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करना, और दूसरा ग़िज़ा दस्तयाब है या नहीं उसके बारे में मालूमात हासिल करना। इसलिए ही चूंटियाँ आपस में टकराती हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखें, सवाल ऐसे भी हो सकता है, रास्तों में या फिर रास्तों से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करती हैं। ऑप्शन में 3 कोई और ऑप्शन दे दिए जाएं, वहाँ पर अगर आपको चूंटी नज़र आए एक ऑप्शन में,
तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, यानी अगले अहम पॉइंट्स की जानिब। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, चूंटियाँ अपने वज़न से तकरीबन इतने गुना ज़्यादा वज़न उठाती हैं। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि पिछले इम्तहानात में अगर आपके पास टेट का पर्चा है तो आप उठाकर देख सकते हैं, उसमें सवाल किया जा चुका है, चूंटियाँ अपने वज़न से। दोस्तों सवाल को और एक मर्तबा देखें, चूंटियाँ अपने वज़न से तकरीबन इतने गुना ज़्यादा वज़न उठाती हैं। तो दोस्तों जवाब देखें, 50 गुना ज़्यादा, यानी चूंटियों का जो वज़न होता है उससे 50 गुना ज़्यादा वो वज़न उठाती हैं। ये बात आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल यानी अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो देखें, तो दोस्तों सवाल देखें, चूंटी और दीगर हशरात के पैर होते हैं। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। चूंटी और दीगर हशरात जो भी हैं उसके पैर कितने होते हैं? सवाल ऐसे भी हो सकता है। तो जवाब देखें, 6, यानी चूंटी और जो भी दीगर हशरात हैं उनके पैर जो होते हैं उनकी तादाद 6 होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की यानी अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं जो इस सबक से निकल कर आता है। तो देखें, चूंटियाँ ग़िज़ा की दस्तयाबी की इत्तला इसके ज़रिए हासिल करती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि घर में कोई ऐसी मीठी चीज़ रख दी जाए, उस चीज़ का पता चूंटियों को कैसे चलता है? ये बहुत ही अहम सवाल हो सकता है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें, क्योंकि हमने तो चूंटियों को ये ख़बर नहीं पहुंचाई कि यहाँ पर मीठी चीज़ रखी गई है, आप आ जाइए, आपकी दावत है। फिर ये चूंटियाँ उस चीज़ तक कैसे पहुंचती हैं, वहाँ तक कैसे पहुंचती हैं? तो देखें दोस्तों इसका जवाब आपके सामने ये रहा, मुहास। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंटीना, यानी वो एंटीना की मदद से ग़िज़ाई अशिया की दस्तयाबी की इत्तला उनको ये मुहास फराहम करते हैं। जो मुहास होते हैं, एंटीना होते हैं, उनको ग़िज़ा की दस्तयाबी की इत्तला देने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये एंटीना आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखें, चूंटियों के सर के अगले हिस्से पर, यानी चूंटियों का जो हिस्सा होता है उसके सर के अगले हिस्से पर ये 2 मुहास पाए जाते हैं। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, चूंटियों के मुहास कहाँ पाए जाते हैं? तो हमें जवाब ये देना होगा, अगले हिस्से पर, यानी सर के अगले हिस्से पर। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा अहम पॉइंट, एक दूसरे पर ज़िंदगी इन्हिसार करना या फिर गुजारने वाले जानदार को कहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल, यानी डिपेंड होकर ज़िंदगी गुजारना क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब ये रहा, हयाती तनो या फिर ज़िंदगी की हम अक़साम, यानी एक दूसरे के ऊपर ज़िंदगी गुजारना या फिर एक दूसरे के ऊपर मुनहसर करना, इसको हम हयाती तनु कहेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखें, मादूम हो रहे। दोस्तों अगला अहम पॉइंट्स देखें, मादूम हो रहे जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने ये कायम किया है। दोस्तों हमने देखा कि सेलफ़ोन टावर की वजह से और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, यानी पेड़ के काटने से या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात, जो जहरीले अद्वियात का छिड़काव करने की वजह से बहुत सारे जानवर और परिंदे मादूम होते जा रहे हैं। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से क्या क़ायम किया गया? तो जवाब देखें, तो दोस्तों जवाब देखें, सैंक्चुरी हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा गया मादूम परिंदे और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। दोस्तों सवाल ऐसे भी हो सकता है, सैंक्चुरी क्या है? तो हमें जवाब देना होगा, वहाँ पर जवाब में ऑप्शन में रहेगा परिंदों और जानवरों की हिफाजत के लिए या फिर तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हमें इसको ही सेलेक्ट करना होगा, इसको ही चॉइस करना होगा। तो दोस्तों मादूम होती हुई
दौलत के हेडिंग से सबक में इस्तेमाल किया गया है। तो देखें, डायनासोर एक ऐसा जानवर था, अब प्रेजेंट में उसका इस ज़मीन पर वजूद ही नहीं है। इस तरीक़े से और कई अक़साम के जानदार और हशरात और परिंदे थे, वो भी मादूम होते चले गए। दोस्तों, सबक में इसका भी ज़िक्र किया गया है कि जो सफ़ेद शेर होते हैं वो भी मादूम होते जा रहे हैं। उसकी अहम वजह यह है कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है, जंगलात को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से इनका ख़ात्मा हो रहा है, इनकी बक़ा को ख़तरा लाहिक़ हो रहा है। लिहाजा हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा है कि जंगलात की कटाई ना करें, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो दोस्तों, ये थे चौथे सबक के अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों, बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ वीडियो बनाई जा रही है। आप दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस वीडियो से आपको अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे हक़ में दुआ करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी।